सो हेलो गाइस, सुबह के 3:30 बज रहे हैं, नहीं सॉरी 4:30 बज रहे हैं। और मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर मना। हम लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं ताकि मैं आपको जल्दी से बता सकूँ इंटेल के नए 11900K के बारे में, जो आज उन्होंने CES में प्रीव्यू किया है, टीज़ किया है, बेसिकली झलकी दी है कि क्या वो हमें परफॉर्मेंस मिल सकती है 11th जन इंटेल प्रोसेसर्स के साथ। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या इसके मेन फीचर्स हो सकते हैं और राइजन के साथ कैसे कंपेयर करेगा। और इसके अलावा लास्ट में मैं बताऊंगा कि मेरे क्या विचार है। मैटर नहीं करता वैसे मेरे क्या विचार है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। और इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे, आपको जल्दी से बता देते हैं। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। पहले तो बात करते हैं कि क्या है हमारा इंटेल का 11th जन। तो 11th जन बेसिकली इंटेल का नया प्रोसेसर सीरीज़ होने वाला है, प्रोसेसर जनरेशन होने वाला है। और अगर आपको याद हो पिछले कुछ जनरेशन से, यानी 6th जनरेशन से लेकर 10th जनरेशन तक इंटेल का जो आर्किटेक्चर है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। इन द सेंस कि जिस तरीके से प्रोसेसर बनते हैं उसके अंदर क्या मतलब इंस्ट्रक्शन सेट्स वगैरह वो सब जो बेसिकली आप लगा लीजिए वर्किंग है प्रोसेसर की, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ चेंज नहीं की थी, बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं की थी, बस उसको रिफाइन किया था और काफ़ी रिफाइन हो भी गया था। परफॉर्मेंस में उन्होंने बहुत ज़्यादा निचोड़ा उसको, बहुत तेल निकाला उसका, लेकिन मतलब एक टाइम आती है, एक लिमिट आती है। और वो लिमिट अब आ चुकी है इंटेल के अकॉर्डिंगली। 10 नैनोमीटर प्रोसेस में शिफ्ट होने वाले थे, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीज़न उनके कुछ डिले हो रहे हैं और वो डेस्कटॉप के लिए रेडी नहीं है अभी भी। तो उस चीज़ को तब तक एक फिल गैप सोल्यूशन के लिए वो हमारे पास है 10th जन 11th जन 40 नैनोमीटर पे बेस्ड 11900K और उसके रिलेटिव प्रोसेसर्स। 11900K के रिमर्स काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, पिछले 2-3 महीनों से इसके रिमर्स चल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट लाने वाला है इंटेल प्लेटफॉर्म के लिए, कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा पावर हंग्री होने वाला है, ये एक्चुअली 8 कोर वाला प्रोसेसर होने वाला है। एंड उनमें से कुछ चीज़ें तो बिल्कुल आज कन्फर्म हो गई है। और उनमें से सबसे पहले जो चीज़ कन्फर्म हुई है वो है कि ये एक रॉकेट लेक S प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने वाला है। एंड इसके अलावा ये एक 8 कोर 16 थ्रेड पार्ट होने वाला है। याद रखें 10900K जो इनका पिछला फ्लैगशिप था 10th जनरेशन में, वो एक 10 कोर 20 थ्रेड प्रोसेसर था। तो वो बेसिकली डाउनग्रेड कर रहे हैं अपने फ्लैगशिप प्रोसेसर को। सो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि दे आर नॉट प्लानिंग टू कम्पीट विद द हायर एंड राइजन्स लाइक कि 5900X और 5950X के साथ तो डायरेक्टली कंपेयर भी नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम सम गेम्स। तो वो कंपेरिजन तो वो मार्केट तो उन्होंने छोड़ दी है। फिर तीसरी चीज़ जो कंपेयर होती है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाले प्रोसेसर एटलीस्ट इन द टर्म्स ऑफ क्लॉक स्पीड्स। 5.3 गीगाहर्ट्ज़ सिंगल कोर बूस्ट एंड 4.8 गीगाहर्ट्ज़ वेलोसिटी बूस्ट। वेलोसिटी बूस्ट एक फीचर है, जैसे हमारे GPU बूस्ट होता है कि जितने कम टेम्परेचर्स वो उतना ज़्यादा हाई क्लॉक कर सकता है ऑटोमेटिकली। सेम विद 11900K। तो अगर आपके पास टेम्परेचर 70 डिग्री से कम हो, मतलब अच्छे कंडीशन हो, थर्मल कंडीशन हो, वोल्टेज कंडीशन अच्छी हो, तो वो 4.8 गीगाहर्ट्ज़ ऑल कोर अचीव कर सकता है, विच इज़ अ वेरी फास्ट क्लॉक। रॉकेट लेक एक्स प्लेटफॉर्म है, वो नए PCI Gen 4 पे शिफ्ट हो रहा है PCI Gen 3 से। और इससे पहले की इंप्रूवमेंट होती है कि एक तो बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा मिलेगा इनको, इंटर प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन मतलब CPU टू अदर इक्विपमेंट। और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ का बेनिफिट होने वाला है कि ये लोग अपने लेन्स भी अपग्रेड कर रहे हैं। तो इनके पुराने प्रोसेसर पे 16 लेन डिज़ाइन था, ठीक है, 60 लेन्स थे डायरेक्टली CPU से कनेक्टेड। अब लेकिन वो शिफ्ट हो रहा है, अब वो 20 लेन्स होंगे डायरेक्टली CPU से कनेक्टेड। तो ऑब्वियसली बात है 16 तो डायरेक्टली आपके GPU लेकर जाएगा, जो एक्स्ट्रा 4 है वो तो NVMe आपकी स्टोरेज आप डायरेक्टली CPU से कंट्रोल होगी, जो एक अच्छा फीचर है। उसके अलावा हमारे पास ये भी कंफर्मेशन है कि एक नया मदरबोर्ड प्लेटफॉर्म भी आने वाला है। तो इसमें हमारे पास B सीरीज़ के चिपसेट्स होंगे और फिर हमारे पास H सीरीज़ के चिपसेट्स होंगे और फाइनली Z सीरीज़ यानी Z590 और Z जो भी उनका कॉल करने का मन होगा। तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये होने वाला है कि ये प्रोसेसर्स बैकवर्ड कंपैटिबल भी होंगे। बैकवर्ड कंपैटिबल यानी आप Z490 अगर आपके पास बोर्ड है तो आप उस पर ये 11th जनरेशन प्रोसेसर को उस मदरबोर्ड पे इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना ज़रूरी है कि हर मदरबोर्ड पे आपको PCI Gen 4 शायद ना मिले, बिकॉज वो डिपेंड करता है मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर ने उसको इंप्लीमेंट किया है कि नहीं। अगर उन्होंने इंप्लीमेंट किया, जैसे जहाँ तक मुझे पता है कुछ अच्छे बोर्ड्स में तो वो फीचर था कि उन्होंने ऑलरेडी मतलब जो फिजिकल कनेक्टिविटी वो PCI Gen 4 वाली थी, बस एक्टिवेशन की ज़रूरत थी फ्रॉम द प्रोसेसर साइड, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो वो एक अच्छा मतलब एटलीस्ट एक अच्छा अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शन होगा। यहाँ पे मैं जैसे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि
प्रोसेसर जो बेसिकली जो रॉकेट लीग एस आर्किटेक्चर है उससे क्या इंप्रूवमेंट होने वाली है, तो एटलीस्ट 19% अप टू 19% IPC इंप्रूवमेंट। अभी 90% किसके मुकाबले है वो मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली होपफुली इट इज़ 10th gen। तो IPC इंक्रीज़ का सिंपल सा मतलब है कि इट विल इम्प्रूव इन ऑल एस्पेक्ट्स, मतलब आपको मल्टी को परफॉर्मेंस मिलेगी, सिंगल को परफॉर्मेंस मिलेगी, बेसिकली सेम इंस्ट्रक्शन सेम क्लॉक स्पीड्स पे आपका प्रोसेसर ज़्यादा तेज़ काम कर रहा है। फिर इन्हांस ग्राफिक्स, अब इस पे जो ग्राफिक्स होने वाले हैं IGP होने वाला है वो Z इनका Z प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, तो उसका मतलब ये कि एक्चुअली ग्राफिक्स कंपेरेबल होंगे। मतलब अगर जैसे हम APU की बात करते हैं हमारे राइजन में, खासकर जो 3rd जनरेशन वाले APUs है जैसे 4650G 4750G, तो बहुत ही केपेबल हैं। तो उस लेवल की परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे थोड़ी सी कितनी मिलेगी मुझे नहीं, लेकिन उस लेवल तक पहुँच रहा है धीरे धीरे। फिर न्यू AI इंटीग्रेशन इंटेल डीप लर्निंग बूस्ट, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन जैसे मैं सैमसंग और LG के आज कीनोट देख रहा था कि मतलब वो हर चीज़ में AI डाल रहे हैं, वो फ्रिज में AI डाल रहे हैं, अपने वॉशिंग मशीन में AI डाल रहे हैं, और इसके अलावा मेरे ख्याल से सिर्फ टॉयलेट रह गया है, उसमें भी शायद आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। इमेजिन करो टॉयलेट का AI क्या होगा कि वो अपने आप पानी छोड़ेगा। चलो वो बात की बात है, वो उस टॉपिक पे नहीं जाते। और हम लोग बात करते हैं 11th अप टू 8 को 16 थ्रेड्स हमें बात कर ली। और थर्मल वेलोसिटी बूस्ट, ध्यान रखें 4.8 गीगाहर्ट्ज़ इस थर्मल वेलोसिटी बूस्ट के साथ है, तो अगर नॉर्मल सिचुएशन में अज्यूम करो 4.6 to 4.5 तो रहेगा ऑल कोर। न्यू फास्टर मेमोरी, इसका मतलब है ये है कि जो 10th जनरेशन थे, मतलब इससे पहले उसका जो मेमोरी कंट्रोलर था बाय डिफ़ॉल्ट वो अप टू 2933 मेगाहर्ट्ज़ की रैम सपोर्ट करता था, ठीक है। तो इनका जो कंट्रोलर है वो एक्चुअली 3200 मेगाहर्ट्ज़ को उन प्लेटफॉर्म उन चिपसेट से भी सपोर्ट कर जाएगा जहाँ पे ओवरक्लॉक सपोर्ट नहीं है। तो यानी अगर आप H सीरीज़ चिपसेट के साथ अपना ये पेयर करते हो i9 प्रोसेसर, तो वहाँ पे आप 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम डाल के उसको इनेबल कर सकते हो स्पीड्स को। तो वो एक अच्छा फीचर होने वाला है, बिकॉज इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बजट, मतलब आपका प्राइस बच जाता है थोड़ा, मतलब बिल्ड करने में। और इसके अलावा इंटेल UHD ग्राफिक्स Z प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। AV1 डीकोड सपोर्ट, AV1 बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होने वाला है फ्यूचर के हमारे कंप्रेशन वगैरह के, बिकॉज अभी बहुत सारे मतलब कंपनीज इसकी तरफ डेवलपमेंट करी। ऑलरेडी NVIDIA के ग्राफिक्स कार्ड में RTX 3000 सीरीज़ में AV1 डिकोडर आ चुका है, ठीक है, कोडेक सपोर्ट है। एंड इसका मेन फीचर ये है कि ये बहुत ही कम मतलब डिटेल्स को बहुत ज़्यादा कंप्रेशन कर सकता है, नहीं बहुत कम फाइल साइज़ होगा, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत हाई रह सकती है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। ऑलवेज ऑन का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इंटेल सिंक वीडियो, जो अगर वीडियो एडिटर्स आप में से एक है, या फिर जो आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी देखते हैं, तो वो H.264 वो डिकोडिंग वगैरह के लिए सपोर्ट कर सकता है। हार्डवेयर एक्सेलेरेशन मतलब है बेसिकली। न्यू ओवरक्लॉकिंग फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज़ उन्होंने ज़्यादा क्लासीफाई नहीं किया क्या होने वाला है। और इसके अलावा 20 PCI जो हमने बता दिया, और नया 500 सीरीज़ चिपसेट यानी B5 सीरीज़ B560 H560 एंड Z590 चिपसेट्स होंगे। ये चिपसेट के नाम बड़े कन्फ्यूजिंग है, हर कोई 590 ये सब, मतलब थोड़ा नेम चेंज करो, कुछ रखो, मतलब अच्छा सा नाम रखो, ब्रह्मास्त्र या अग्नि, कोई मिसाइल वगैरह जैसे नाम रखते हो वैसे कुछ नाम रख दो, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। फिर मेन फीचर्स की बात करें 500 सीरीज चिपसेट में इन्होंने लिखा है USB 3.2 Gen 2x220G, यानी जो नॉर्मल हमारे USB Gen 2 होता है वो 10 Gbps तक सपोर्ट करता है, वो भी बहुत कम मदरबोर्ड्स में है। तो 20G मैं अज्यूम कर रहा हूँ बहुत ही हाई एंड बोर्ड्स में ही हमारे पास अवेलेबल होगा एटलीस्ट, या फिर जो हायर एंड मतलब बोर्ड्स होंगे। न्यू 8x8 DMI बेसिकली वो चिपसेट और प्रोसेसर के बीच में जो कम्युनिकेशन लिंक होती है इंटेल वाले प्लेटफॉर्म्स में, उसको कहा जाता है। तो ये नॉर्मली X4 स्पीड पे चल रहा था, और अभी ये X8 पे चलने वाला है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो कनेक्टिविटी ऑप्शन है, मतलब फास्टर कनेक्टिविटी होगी डायरेक्टली CPU को, ज़्यादा बैंडविड्थ होगी, जो हमारे USB पोर्ट्स है, जो हमारे LAN कनेक्टिविटी 10 गीगाबिट वगैरह उन सब के जो कार्ड्स वगैरह है, तो वो थंडरबोल्ट वगैरह वो डायरेक्टली ज़्यादा बैंडविड्थ उनको मिल जाएगी फ्रॉम द प्रोसेसर टू द चिपसेट टू द प्रोसेसर। तो एक बहुत ही इंप्रूवमेंट होने वाला है, बिकॉज अप टू वो X4 ही था। बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी जैसे मैं बात कर रहा था, बायोस अपडेट के बाद आप 400 सीरीज़ के मदरबोर्ड्स के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे हैं गेमिंग रिजल्ट्स। तो बेसिकली इन्होंने टेस्ट जो किया था वो 3080 के साथ टेस्ट किया था, और ये टेस्ट किया है उन्होंने 1080p पे। और अगर आपको थोड़ा सा ध्यान दें, 3080 RTX 3080 1080p पे ऑब्वियसली 100 FPS के ऊपर जाता है, जो मर्जी गेम हो, मतलब ऑलमोस्ट 90% गेम्स में 100 FPS के ऊपर जाता है। उस केस में इमेजिन करो 100 FPS आ रहे थे आपके पहले से, और अभी आपके
2% एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी 102 फ्रेम्स आ रहे हैं, तो वो आपके लिए कितना मैटर करता है? आंसर मैथ्स सिंपल है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट दे कैन क्लेम कि हाँ उनके 2 FPS ज़्यादा आते हैं, 4 FPS ज़्यादा आते हैं। एंड ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी, जब आप इसको 1440p पे बेंचमार्क करोगे, 4K पे बेंचमार्क करोगे, देन दिस डिफरेंस विल बी जीरो, नल, कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज हायर रेजोल्यूशन पे तो ऑब्वियसली सारा लोड तो जीपीयू पे आ जाएगा, सीपीयू का तो लोड बहुत ही कम हो जाएगा, तो उस केस में जो प्लेइंग ग्राउंड है वो तो फिर से इवन ही हो जाएगा। मतलब वो वाली बात तो आ ही जाएगी फिर कि ना इंटेल अच्छा ना राइजन बेटर, दोनों सेम है, ठीक है। तो एटलीस्ट ऑन पेपर मतलब हम लोग को ऐसे ग्राफ्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को बोल सकते हैं कि भाई देखो हमारे प्रोसेसर ज़्यादा तेज़ है, चाहे 1% हो, और शेयर होल्डर्स के लिए वो चीज़ बहुत होती है, सच बताऊँ। एंड र्यूमर्स थे कि यार 250 वॉट्स तक जा सकता है, एंड दिस इज़ ट्रू, और इट विल बी अ पावर हंग्री चिप स्पेशली फॉर एन 8 कोर 1, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेस्ड होगा, मतलब आप लगा लीजिए, आप कह सकते हो ब्रूट फोर्स तरीके से। तो परफॉर्मेंस अब कुछ लोगों के लिए मैटर करती है, ये पावर कंजम्पशन कुछ लोगों के लिए मैटर नहीं करती, ये पर्सनल प्रेफरेंस होती है। ऑब्वियसली बात है कि जो लोग है ना ये प्रोसेसर खरीद रहे हैं उनके लिए ज़्यादा पावर इतना भी एफिशिएंट नहीं होता, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे यानी वीडियो एडिटिंग वगैरह प्लेटफॉर्म से या कुछ आप लगा लीजिए कोई किसी वर्क स्टेशन यूज़ के लिए खरीदने वाले मल्टीपल प्रोसेसर, तो वहाँ पे ज़रूर ये एक फैक्टर बन जाता है। लेकिन फॉर नॉर्मल यूजर्स एटलीस्ट ऑफ दिस कैलिबर मुझे नहीं लगता इतना मैटर करेगा उनको। लेकिन एक फॉर एक डिस्कशन पॉइंट, ऑब्वियसली बात है कि 5800X जैसे प्रोसेसर बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट है, ओवरक्लॉक करने के बाद भी वो 200 वाट्स से ऊपर नहीं जाती, लेकिन ऑब्वियसली उनकी क्लॉक स्पीड भी इससे मुकाबले तो कम ही है। चलो वो देखेंगे जब आएगा। उन्होंने सिर्फ ये ध्यान रखना है, सिर्फ टीज़र है, कुछ ज़्यादा मतलब उन्होंने स्पेसिफिक नहीं बताया हुआ है। तो अगर आपके पास B460 बोर्ड है और आप शायद अभी 10400 वगैरह यूज़ कर रहे हो और आपका प्लान है कि 11 जनरेशन का साथ सपोर्ट 11 जनरेशन का कोई प्रोसेसर इसमें इंस्टॉल करे, तो वो नहीं पॉसिबल होगा, वो इनकम्पैटिबल होगा, तो वो एक ध्यान रखने वाली चीज़ होने वाली है। तो क्या हमें इसको देख के समझना चाहिए? वेल सिंपल सी बात कहूँ तो कुछ भी नहीं, बिकॉज ये सब एक टीज़र है, अभी रियल रिव्यूज़ आने हैं और लीक्स आने हैं और दूसरे लाइनअप के बारे में पता चलेगा कि i5 लाइनअप में क्या होने वाला है, क्या i5 लाइनअप भी उतनी ही इंप्रूवमेंट रहेगी कि नहीं रहेगी। तो जो उन्होंने बेंचमार्क शो किया उनको तो मैं कहूँगा कि आप उन पर ज़्यादा ध्यान मत दो, बिकॉज ना हमें ये मतलब पहली बात तो 1080p पे है, वो भी RTX 3080 के साथ, तो और वो भी 2% का डिफरेंस बहुत ही कम है, 5% का डिफरेंस बहुत ही कम है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 100+ FPS या 144+ FPS। तो उस केस में तो मैं गेमिंग में तो ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ना कि वो नहीं रख रहा, कि उम्मीदें नहीं रख रहा, लेकिन आपको पता है कि कभी बार कुछ सरप्राइजेस मिल जाते हैं तो अच्छी बात रहती है, मतलब अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो अच्छी बात है। उन्होंने एक और चीज़ भी प्रॉमिस की थी कि वो स्टॉक अवेलेबिलिटी भी रखेंगे और स्टॉक्स में इशू नहीं आएगा, जैसे राइजन सीरीज़ के साथ हो रहा है कि राइजन मतलब जैसे ही आ रहा है वो गायब हो जाता है, तो वो चीज़ होपफुली ना हो। एटलीस्ट बाय तो करने के, मैंने देखो जो चीज़ आप बाय नहीं कर सकते जो चीज़ बाय कर सकते हो उसके बीच में सबसे बेटर है कि जो चीज़ आप बाय करो, चाहे उसमें 2% आपको कम परफॉर्मेंस मिले। अगर आपका काम जल्दी हो रहा है तो वो बेटर काम है, ठीक है। आपका काम जल्दी खत्म हो रहा है, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं, वेट करने की ज़रूरत, उसके लिए आप 2000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च भी कर दो चलेगा। तो होपफुली स्टॉक्स वगैरह की सिचुएशन रहे, खासकर प्राइसिंग की सिचुएशन ठीक रहे, बिकॉज अगर मैं हाई एंड कस्टमर्स की बात करूँ, एक होता है फैन बॉय, वो तो खरीदेंगे इंटेल, लेकिन एक सेंसिबल कस्टमर होगा, उसके सामने आप 11900K रखोगे और 5900X रखोगे। मैं अज्यूम करता हूँ कि 11900K का प्राइस कंपेरेबल ही रहेगा 10900K के, या उसके नीचे ही होगा ऑब्वियसली। तो उस केस में अगर हम देखें तो एक सेंसिबल पर्सन ये सोचेगा कि मैं अपग्रेड ही कर लेता हूँ, 12 कोर्स मिल रहे हैं मुझको, ठीक है, कंपेयर टू 8 को 4 मोर कोर्स मिल रहे हैं, फ्यूचर में काम आ सकते हैं, या कुछ अगर दूसरा वो काम करता है स्ट्रीमिंग वगैरह कुछ सोच रहा है, तो उस केस में ऑब्वियसली राइजन के साथ जाएंगे, बिकॉज 8 कोर्स के साथ स्ट्रीम करना डिपेंड करेगा क्या परफॉर्मेंस आती है। अगर तो डायरेक्टली CPU के साथ करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली कोर्स मैटर, स्पेशली विद द राइजन 5000 सीरीज जहाँ पे कोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, एक सिंगल कोर ही बहुत स्ट्रॉग है, तो वहाँ पे कोर्स मैटर। आई थिंक स्ट्रीमर्स विल स्टिल प्रेफर गोइंग विद द राइजन रूट, तो वो देखने वाली बात होगी। तो प्राइसेस वगैरह के बारे में तो अभी हम बात भी नहीं कर सकते, बिकॉज हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, एंड होपफुली सब कुछ बढ़िया रहे। मैं आपको बस ये दिखाना चाहता था, मैंने काफ़ी टाइम से कोई इंटेल प्लेटफॉर्म पे बिल्ड भी नहीं किया है, तो होपफुली जब टाइम आएगा मिल सके, बना सके। और 5 बज चुके हैं सुबह के ऑलरेडी, मैं वीडियो एडिट करता हूँ और जल्दी से अपलोड करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो इस वीडियो के बारे में, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूँगा आपको अगली बार, टिल देन बाय।